हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 12 को पॉलिटिकल साइंस को लेकर के आए हैं राजनीतिक विज्ञान को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को देखा था, शीत युद्ध का दौर को देखा था। तो आज का टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1951 ईस्वी तक शीत युद्ध का दौरा था। तो उसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। तो आज हम लोग जानेंगे 200 शीत युद्ध के दौरान के बाद, शीत युद्ध के बाद का घटना के बारे में जानेंगे। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बट गया था। पूरा विश्व दो भाग में बट गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान, जो शीत युद्ध 1945 से 1951 ईस्वी तक चला था, 1990 तक 1951 में जाकर के शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो भाग में बटे हुए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे, दोनों में विभाजन हो गया था। दो पावरफुल राष्ट्रों का उदय हुआ था। तो दो भागों में बटा हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। तो इसी को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदलने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद विश्व के द्विध्रुवीयता व्यवस्था में जो बदलाव आया, तो उस बदलाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका प्रभाव काफ़ी प्रभाव पड़ा था। 1945 से 1955 तक विश्व में कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था कायम रही, जो 1960 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय तथा कई देशों की तटस्थता ने विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, जिसको रूस बोला जाता है, रूस में हुई 1917 की समाजवादी जो क्रांति हुई थी, उसके बाद अस्तित्व में आया था। तो अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा साधन, खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उपलब्ध थे सोवियत संघ के पास। तो दो बड़े राष्ट्रों के रूप में उभर रहे थे, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे तरफ सोवियत संघ। तो अमेरिका को छोड़कर शेष जितने भी विश्व में राष्ट्र से, तो शेष विश्व से सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी, संचार प्रणाली भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। तो सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा साधन, खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उपलब्ध थे। 1917 के बाद से ही सोवियत संघ में केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ अन्य 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया था। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में, जो दो महाशक्ति था अमेरिका और संयुक्त सोवियत संघ, तो दो जो महाशक्तियाँ थी, तो 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों के में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी। दोनों महाशक्तियाँ हथियार बनाने, हथियार जमा करने की होड़ में लगे हुए थे। तो 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियाँ जो थी, उसमें शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी। सारा ध्यान परमाणु हथियार बनाने में था, इसलिए अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। वही मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की नीति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, यानी विघटन मीन्स अलग करना या तोड़ना, जो टूटा सोवियत संघ, तो ये जो मिखाइल
चेब की खुलेपन की नीति थी, यह भी एक कारण बना विघटन का, सोवियत संघ के विघटन का इसको माना जाता है कारण। मिखाइल गोर्बचेव ने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट के नाम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए। मिखाइल गोर्बचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में पश्चिम की बराबरी की तथा प्रशासन में ढील ने अपनी गणराज्यों को अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दिया। सभी राज्यों में राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावनाएं उभरने लगी। सोवियत संघ के कुछ गणराज्य, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। 1989 के शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जर्मनी की दीवार गिराकर, जो जर्मनी की दीवार थी उसको गिरा करके पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को एकीकरण कर दिया गया, यानी दोनों को एक में मिला दिया, एक साथ जोड़ दिया गया। जर्मनी को दीवार को गिरा करके शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जो था जर्मनी, उसको दीवार को गिरा दिया गया और पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को एक साथ मिला दिया गया, यानी एकीकरण कर दिया गया था 1989 के दौरान। इन्हीं सब कारणों से 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया। अब वह इस हालात में नहीं था कि सभी गणराज्यों को नियंत्रित कर सके तथा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी खराब हो चुकी थी, बहुत खराब हो गई थी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। 1990 में सोवियत संघ का पतन भी हो गया था और ये भी इस समय उसका हालात नहीं थे कि सभी गणराज्यों को नियंत्रित कर सके और उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी खराब हो चुकी थी। तो सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया, जिसे विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया। शॉक थेरेपी क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल में, तो इसी वीडियो में जानेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। तो विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया। 1991 ईस्वी में यूगोस्लोवाकिया का भी पतन हो गया और यह कई प्रांतों में बंट गया, जिन्होंने सोमवार को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मध्य एशिया का संपूर्ण क्षेत्र 2001 तक संघर्ष तथा तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा। मध्य एशिया का जितने भी क्षेत्र था 2001 तक तो संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा। रूस के सभी गणराज्यों ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। तजाकिस्तान में 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। 10 वर्ष तक गृह युद्ध तजाकिस्तान में चलता रहा। उज्बेकिस्तान में हिंदी फिल्मों की धूम रहती है, इसी कारण वे भारतीय लोगों को पसंद करते हैं और एक खासी संस्कृति का निर्माण होता है। उज्बेकिस्तान हिंदी फिल्मों को दीवाने हैं। तो ये है एनसीईआरटी बुक का निचोड़ पॉइंट को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम समकालीन राजनीति क्लास 12 को राजनीति विज्ञान में समकालीन जो राजनीति था उसको हम निचोड़ एनसीईआरटी बुक से लेकर के आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर कम समय में पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हम उसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे लेकर के आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस तथा पूर्व सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर इत्यादि घर घर में जाने जाते हैं। तो रूस तथा सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक थे राज कपूर। रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते थे। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत जो है रूस से हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जो रूस से हथियार खरीदता है। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते से दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए हैं। हथियारों की खरीद, व्यापार, अंतरिक्ष उद्योग, परमाणु योजना जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों के मत संबंधों की गहनता को देखा जा सकता है। भारत और रूस के बीच का जो संबंध है उसको देखा जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे गुट का सोवियत संघ था। तो शीत युद्ध के दौरान 2 गुट उभर करके सामने आया और 2 गुट में बंट गया था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ को विघटन हुआ, विघटन मीन्स होता है अलग करना या तोड़ना। तो जब सोवियत संघ को तोड़ा गया, तो जब सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ और अमेरिका विश्व की, तब क्या हुआ कि उसके अंत तक
ये हुआ, ध्रुवीयता का अंत हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही द्विध्रुवीयता का अंत हुआ, जो दो महाराष्ट्र के रूप में उभर रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो द्विध्रुवीयता का अंत होता है। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आता है। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़कर पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। तो 9 नवंबर 1961 की में बनी जो ये दीवार बनी थी, बर्लिन की दीवार, तो उसको 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई। 1961 में जो दीवार बनी थी उसको 1989 में तोड़ दी गई और तोड़ करके पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को एकीकरण कर दिया गया, यानी एक में मिला दिया गया। तो सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य नियंत्रित साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं। संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एक अधिकार, बेरोजगारी नहीं, नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, सभी नागरिकों को निम्नतम जीवन स्तर की प्राप्ति। 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, यानी 1970 आते आते सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई। दूसरी दुनिया किसको बोलते हैं? तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हीं समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया कहा जाता है। दूसरी दुनिया को समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया कहा जाता है, जो पूर्वी यूरोप के देश इसमें शामिल हैं। तो पूर्वी जो यूरोप के देश थे, समाजवादी प्रणाली के थे, इन्हीं को ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव जो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर यानी रूस की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, विघटन की गति तेज हुई। व दिसंबर 1991 ईस्वी में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS बना। अब विश्व परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आए। परिदृश्य का मतलब होता है वह घटना जो आंखों के सामने हुआ, तो ये घटना जो है आंखों के सामने हुई। अब 15 नए गणराज्य जो थे वो सामने आ गए। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण था? तो आइए जानते हैं कि सोवियत संघ का क्या कारण था विघटन का। तो पहला कारण है कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, यह भी विघटन का कारण बना। दूसरा है कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था, तो यह भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अंकुश था यह भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। चौथा है गोर्बाचेव द्वारा जो किए गए सुधार थे, गोर्बाचेव द्वारा जो सुधार किया गया था तो उसका भी विरोध हुआ था, तो वह विरोध भी सोवियत संघ का विघटन का कारण बना। पांचवा है कि अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, यह भी सोवियत संघ का विघटन का कारण बना। छठा है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी, यह भी सोवियत संघ का विघटन का कारण बना, क्योंकि जनता का जो आकांक्षा थी उसे भी पूरा नहीं किया जा सका। संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों व सैन्य सामान पर खर्चा किया गया था, तो यह भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना था। नागरिकों को जानकारी हो गई थी कि सोवियत राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं है, तो यह भी जो है सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है कि गतिरोध प्रशासन भ्रष्टाचार सत्ता का केंद्रीकरण, तो यह भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। और नौवां है कि राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता की इच्छाओं का उभार जो आया था, संप्रभुता की जो इच्छा थी और इस इच्छा में जो उभार आया था वह भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। और 10वां है कि रूस की प्रमुखता जो थी वह भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। तो अब हम जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुआ।
जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो पहला है कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई। दूसरा है शीत युद्ध के जो दौर चल रहा था उस संघर्ष की समाप्ति हो जाती है सोवियत संघ के विघटन के बाद। दूसरा है कि एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। दो ध्रुवीय जो चल रहा था, जो दो राष्ट्र पावरफुल राष्ट्र उभर करके जो सामने आ रहे थे, रूस और अमेरिका, यानी सोवियत संघ और अमेरिका, तो जो दो ध्रुवीयता चल रहा था जो तो उसका अंत हो गया और एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व का उदय हुआ। यानी अमेरिका जो है बहुत ही पावरफुल के रूप में सामने उभर करके आता है और इसका परिणाम ये हुआ सोवियत संघ के विघटन का। और दूसरा है इसका परिणाम सोवियत संघ के विघटन का परिणाम तीसरा है कि हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियारों के समेटने जमा करने की जो होड़ लगी हुई थी उसकी समाप्ति हो जाती है। और चौथा पॉइंट है कि सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हो जाता है। 15 नए देश स्वतंत्र हो जाते हैं और 15 नए देश का उदय होता है और सोवियत खेमे का अंत होता है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव व विश्व के एक ध्रुवीय होने की संभावना और विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय हुआ। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। जो समाजवादी विचारधारा थी उस पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। तो ये थे परिणाम। अब हम जानते हैं कि शॉक थेरेपी, सबसे पहले अभी हम लोग एक वर्ड आया था शॉक थेरेपी, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि शॉक थेरेपी है क्या। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शॉक थेरेपी का कि आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। आघात पहुंचा करके उसको उपचार करना। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी और यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया। यह मॉडल सफल नहीं हुआ व जनता को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले गया। तो इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है, यानी आघात पहुंचा करके उसको उपचार करना, नुकसान करके उपचार करना, तो उसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी? तो मलकियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। शॉक थेरेपी का विशेषताएं निजी स्वरूप था, इसमें मलकियत का। राज्य की संपदा को निजीकरण किया गया। राज्य की जो संपदा थी वो भी निजीकरण था। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म, सामूहिक फॉर्म नहीं था, उसका जगह निजी फॉर्म ने ले लिया था। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया था। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता थी। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव था। अब पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये था शॉक थेरेपी की विशेषताएं। आप जानते हैं कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले? तो शॉक थेरेपी के पहला परिणाम हुआ कि पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। शॉक थेरेपी जो है पूर्णतः असफल हो गया और रूस की जो औद्योगिक ढांचा थी चरमरा करके गिर गया। रूसी रूबल मुद्रा में गिरावट आ गई। और तीसरा है कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। शॉक थेरेपी के परिणाम ये हुआ कि समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वह भी नष्ट हो गया, वो भी समाप्त हो गया। चौथा था कि आर्थिक असमानता बढ़ी। काफ़ी असमानता देखने को मिला। आर्थिक असमानता उस समय बहुत बढ़ गया था, आर्थिक असमानता। तो शॉक थेरेपी का परिणाम यह भी था कि आर्थिक असमानता बढ़ी। और पांचवा है कि माफिया वर्ग का उदय हुआ। तो इस प्रकार से शॉक थेरेपी के परिणाम था। और छठा परिणाम है शॉक थेरेपी का कि लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं, वित्तीय संस्थान व इनकाम जैसे बैंक दिवालिया, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल कहा गया है। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में, चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया था। चेकोस्लोवाकिया जो था दो भागों में बट गया था, चेक और स्लोवाकिया में बट गया था। बाल्कन क्षेत्र को अब हम देखते हैं। तो बाल्कन गणराज्य यूगोस्लोवाकिया गृह युद्ध के दौरान, जब गृह युद्ध चल रही थी
यानी 1945-1951 तक का जो समय था गृह युद्ध का दौर था। 1990 तक 1951 में समाप्ति होता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया था, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बाल्टिक क्षेत्र में लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो में शामिल हो गए। तो मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला था। 10 वर्ष तक चला था मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में, 2001 तक चलता रहा गृह युद्ध। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। तो मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया था। आप देखते हैं कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का संबंध बहु ध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दोनों देश भारत और रूस खास करके 2001 में भारत और रूस 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार, यानी भारत जो है रूस के हथियार को खरीदने वाला दूसरा देश है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे भारत रूस से हथियार खरीदता है। तो 2001 में भारत रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार। रूस में से तेल का आयात, परमाणविक योजना तथा आंतरिक योजना में रूसी मदद, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। तो ये है पूर्व साम्यवादी देश और भारत के साथ जो संबंध है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। रूस से तेल का आयात होता है, परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद मिलती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की जाती है। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उसके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया, जो ब्रिक्स समझौता में हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुआ 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ क्या थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 ईस्वी में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्न 3 नीतियाँ अपनाई। पहला है उस्कोरेनी यानी त्वरण, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना, और दूसरा है परिश्रोइका यानी पुनर्गठन। इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। और तीसरा है ग्लासनोस्त यानी खुलापन। तो नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें। अब है सोवियत संघ के प्रमुख नेता और उनके कार्यकाल। तो व्लादिमीर लेनिन को देखते हैं, जो रूस की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, 1917 से 1980 ईस्वी तक के रहे। और जोसेफ स्टालिन इनका कार्यकाल रहा। व्लादिमीर लेनिन का जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी 1924 से 1953 तक इनका कार्यकाल रहा। और निकिता खुर्श्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, 1964 से 1982 तक का इनका कार्यकाल रहा। लियोनिड ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 1964 से 1982 तक रहा। मिखाइल गोर्बाचेव जिनका कार्यकाल रहा 1985 से 1951 तक, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। और बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति 1991 से 1999 तक। तो ये थे दो ध्रुवीयता के अंत चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको हमने जाना। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।